हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें, यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, तो हमें ये पहचानना है कि ए कौन से इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी ये जो ग्राफ है ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो की कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, दैट इज एट ऑन डाइल्यूशन। देखिए, डाइल्यूशन होने पे क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बहुत तेजी से, फास्टली इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है मीन्स लैम्डा एम, वो बढ़ती तो है लेकिन बहुत स्लोली होती है, बहुत ही धीरे धीरे ये बढ़ती है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही आयनाइज हो जाएंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, तो डाइल्यूशन के बाद थोड़ा बहुत उनमें आयनाइजेशन होगा, जिसकी वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी धीरे से बढ़ती है। और एक टाइम पे क्या होता है, जब हम ज़्यादा डाइल्यूशन कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये क्या होती है, रीचेस एट मैक्सिमम वैल्यू। उसके आगे फिर अगर हम डायलेशन करते भी रहें तो कोई उसमें उसकी कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, इट मीन्स वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। कहाँ पे, एट इनफाइनाइट डायलेशन का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट डायलेशन का मतलब हो गया जीरो कंसंट्रेशन, मीन्स डायलेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो जीरो कंसंट्रेशन पे उसकी जो कंडक्टेंस है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। तो हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर मैं ये ग्राफ दोबारा से ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे हम दोबारा से एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, एक्स एक्सिस पे हमें c रेज़ टू द पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और इसकी यूनिट क्या दी हुई है, यूनिट यहाँ पर हो जाएगी मोल पर लीटर। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि कंसंट्रेशन भी अंडर रूट में है। और एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, वाई एक्सिस में दी हुई है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, दैट मीन्स डाइल्यूशन इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ डाइल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, अगर आप देखें ये इस तरीके से ग्राफ है, इसको बोल दिया है इन्होंने बी, और दूसरे ग्राफ को मैं एक बार ग्रीन लाइन से अगर ड्रॉ कर लूँ, ये इस तरीके से ए है। तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे उसका रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है, जीरो कंसंट्रेशन है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो गया ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। और यहाँ पर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन ए की मैक्सिमम है, ये वाली जो मोलर कंडक्टेंस है ये आपकी मैक्सिमम है, किसके लिए, ए के लिए, यानी कि जीरो डाइल्यूशन पे, सॉरी जीरो कंसंट्रेशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ए ने मैक्सिमम वैल्यू रीच कर ली मोलर कंडक्टेंस के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के ग्राफ को आप देख सकते हैं, तो स्लोली इंक्रीज हो रही है ऑन डाइल्यूशन। कौन इंक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टेंस। आप देखिए ना पीछे की तरफ अगर आप जा रहे, जैसे जैसे डाइल्यूशन पीछे की तरफ ऐसे 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 बढ़ रही है, डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, तो उसका ये लीनियर ग्राफ मिल रहा है। ये कैसा ग्राफ है, लीनियर है। लीनियर का मतलब स्लोली डाइल्यूशन बढ़ाने पे उसकी कंडक्टेंस, ऐसे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है स्लोली। लेकिन अगर आप बी का ग्राफ देखें तो, अगर मैं इसको रेड से दिखाऊं, यहाँ पर ये ग्राफ देखिए और वाई एक्सिस देखिए, आपस में पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई लैम्डा मैक्स वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, मीन्स जीरो डाइल्यूशन पे भी हमें कोई लैम्डा मैक्स वैल्यू नहीं मिल रही है बी के लिए। और आप देखिए जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इधर को डाइल्यूशन बढ़ रहा है ना, ये डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इस तरफ को जा रहे हैं हम, जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं डाइल्यूशन बढ़ रहा है,
तो आपका आप देखिए यहाँ पे एक कर्व जैसा हमें दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, मीन्स लैम्डा एक्स सॉरी मोलर कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो आपको बस यही पहचानना है कि अब ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और बी वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आगे फर्दर। तो अगर हम KCl ले लें, NH4OH ले लें, और एक हमें दिया है एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है। अब KCl क्या होता है, ये है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग बेस KOH और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ये कंप्लीटली या फिर हम बोल दें 100% आयोनाइज हो जाता है वाटर के साथ मिलाने पर। NH4OH क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक बेस भी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, क्योंकि ये पार्शियली क्या होता है, आयोनाइज होता है वाटर में। और एसिटिक एसिड ये भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये भी क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में मिलाने पर, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। तो हमारा डेफिनेटली KCl तो क्या होना चाहिए, ये A होना चाहिए, और NH4OH B होना चाहिए, CH3COH भी B होगा, लेकिन A हमारा KCl होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए, जो A कंपोनेंट है या A इलेक्ट्रोलाइट है वो NH4OH दिया हुआ है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि A रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग को, यहाँ ये भी नहीं होगा। अब एसिटिक एसिड भी क्या है, वीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट